हेलो गाइस, जय भारत। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इक्विवेलेंट वेट की। इक्विवेलेंट वेट के साथ में हमने बात की थी एन फैक्टर की। आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने एक क्वेश्चन देखा था, आगे एक और क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन जल्दी से लिख देंगे। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल एलिमेंट इज 4. Its chloride has a vapor density 59.25. Then find valency of metal element. अब क्या दिया हुआ है, ध्यान देना। मेटल का क्लोराइड के साथ में जो मेटल क्लोराइड बन रहा है उसका वेपर डेंसिटी तुम्हें दे दिया 59.25। ध्यान देना, वेपर डेंसिटी दे दिया मतलब उसने हमें मोलर मास दे दिया। ये चीज ध्यान रखना, जब कभी भी वेपर डेंसिटी की वो बात करता है तो वेपर डेंसिटी मतलब उसने क्या दे दिया हमें, उस एलिमेंट का क्लोरीन के साथ जो कंपाउंड बन रहा है उसका मोलर मास दे दिया। समझ में आता है ये। आगे बोल रहा है वैलेंसी बता दो मेटल एलिमेंट की, और मेटल एलिमेंट का उसने तुम्हें इक्विवेलेंट वेट दे दिया। समझना क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, लिख दो जल्दी से। वीडियो पॉज करके मैं इसे छोटा कर देता हूं, ठीक है, समझेंगे। जैसे मैंने बोला कि जो मेटल है वो मैंने बोल दिया कैपिटल एम है। कैपिटल एम उसकी वैलेंसी मैंने मान ली +x है, ठीक है ना। अभी ध्यान देना, जो मेटल है या जो एलिमेंट है, एलिमेंट दे दिया तब भी एक ही बात है, एलिमेंट के ऊपर +x वैलेंसी है। Cl के ऊपर तो हम ऑलरेडी जानते हैं -1 होता है, क्लोराइड आयन के ऊपर -1 होता है। जहां पर x क्या मैंने बोल दिया, x हो गया वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, मेटल एलिमेंट की वैलेंसी। ये दोनों जब आपस में कंपाउंड बनाएंगे, जब दोनों आपस में कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना। ये जो 1 है ये तो इसके ऊपर जाएगा, ये जो x है वो Cl के पास आएगा। क्या बोलते हैं, इसकी टोपी इसके चरणों में, इसकी टोपी इसके चरणों में। ध्यान देना, MClX और ये 1 यहां पर M1ClX, ये कंपाउंड तुम्हारे पास बन जाएगा। अब तुम्हें ध्यान देना, केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू ही वो तुमसे पूछ रहा है कि वैलेंसी बता दो मेटल एलिमेंट की। समझना, हमें उसने मोलर मास दे दिया है तो इसका मोलर मास भी हम लिख पाएंगे कैसे, इस कंपाउंड का मोलर मास होगा मेटल का मोलर मास प्लस Cl का मोलर मास इंटू x। ऐसे देखते हैं, जैसे अगर मान लो तुम्हें MgCl2 दिया होता, मान लो ऐसे दिया होता MgCl2, इसका मोलर मास कैसे लेते हो, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 इंटू मोलर मास ऑफ Cl, मतलब 24 प्लस 2 इंटू 35.5 ऐसे लेते हो। तो इसका भी मोलर मास मैं लिख सकता हूँ कैसे, मोलर मास ऑफ मेटल प्लस x इंटू मोलर मास ऑफ Cl, जो कि मोलर मास ऑफ Cl तो मुझे पता है 35.5 होता है। ध्यान देना, तो उस मोलर मास की वैल्यू मुझे 59.25 दे दी है। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं मोलर मास। और आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जब कभी वेपर डेंसिटी दे दी हो, समझ जाना वहां पर तुम्हें मोलर मास दिया हुआ है। तो ध्यान दो, मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड, मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड तुम्हें दिया हुआ है 2 इंटू 59.25, 2 इंटू 59.25। क्यों, वेपर डेंसिटी इंटू 2, तुम्हारे पास मोलर मास आ जाएगा। अब ध्यान देना, मोलर मास को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मोलर मास ऑफ कैपिटल M, मेटल का मोलर मास प्लस x इंटू 35.5 इजिकल्स टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 59.25, 59.25। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान देना, ये जो m है ना और यहां पर x है, दो वेरिएबल आ रहे हैं, हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m की जो वैल्यू है, मोलर मास जो मेटल का है, मोलर मास को भी मुझे x के टर्म्स में लिख देना है। अब ऐसा कैसे मैं लिख सकता हूं, तो ध्यान देना, इसके लिए उसने एक और चीज हमें दे रखी है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल उसने हमें 4 दिया हुआ है। तो समझना, मैं साइड में लिख देता हूं, साइड में यहां लिख देता हूं, उसने हमें इक्विवेलेंट वेट दिया है। इक्विवेलेंट वेट ये होता है मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। जानते हो ये इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। मोलर मास मैंने कैपिटल M लिया हुआ है, तो ध्यान से समझना, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, सर इक्विवेलेंट वेट तो उसने हमें 4 दिया हुआ है, मोलर मास कैपिटल M अपॉन में एन फैक्टर। जब मेटल की बात की जाती है तो उसकी जो वैलेंसी होती है वही उसका एन फैक्टर होता है, तो मैं यहां लिख दूंगा x। तो यहां से कैपिटल M हमारे पास आ जाएगा 4x, ये इंपॉर्टेंट है,
ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल दिया था, मेटल का मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट 4 दिया था तो m बाई एक्स, एक्स क्या है एन फैक्टर और x है वैलेंसी ऑफ मेटल। लिख दो जल्दी से, m बराबर हो जाएगा 4x। ये वैल्यू उठा के मैं यहां रख दूंगा, बाकी तो केवल सॉल्यूशन करना है। लिख दो इसे जल्दी से, यहां हो जाएगा 4x प्लस 35.5x इजिकल्स टू, मैं इसे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 59.25, तो 25 तो हो जाएगा 0.5 ग्राम, 59 जो 50 2 100 9 2 18 118, यही होना चाहिए, सही है। 25 2 तो 50, तो ये हो जाएगा 118। पता नहीं सर कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये तुम अपने हिसाब से करते रहना भैया, हमारी कैलकुलेशन अलग चलती है। तो ध्यान देना, x बराबर हो जाएगा 118.50 अपॉन में ये हो जाएगा 39.4, 39.5। अब इसे सोल्व कर दो, इसे सोल्व करोगे तो देखेंगे 6 18, 5 से 15, 9 27 28, 8 से 24, हाँ ठीक है, ये 3 बार जाएगा। एक बार सोल्व कर देंगे, सोल्व करके देखो, देखा इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 39.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 5 से 15 हासिल 9 27 28, 3 3 9 1 10 2 11, ठीक है 118.5 लिख दो जल्दी से, यही आएगा। तो यहां पर मेटल की जो वैलेंसी आ रही है, मेटल की वैलेंसी तुम्हारे पास आ जाएगी 3। मैं छोटा कर देता हूं इसे, फिर समझा देता हूं एक बार और। उसने हमें सिंपल मेटल का इक्विवेलेंट वेट दिया था, वहां से हमने इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास, ध्यान दो हम जानते हैं मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर वो x है, मोलर मास आ जाएगा 4 इंटू एक्स। मोलर मास कैपिटल M की वैल्यू, ये जो आ गई यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी तो क्या करना है सर, m प्लस एक्स और Cl माइनस मिलके अपन में क्या बनाएंगे MClX बनाएंगे। इसका मोलर मास उसने वेपर डेंसिटी के रूप में दे दिया, 2 इंटू 59.25 कर दो, मोलर मास आ जाएगा मेटल क्लोराइड का। मेटल क्लोराइड का मोलर मास मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मोलर मास ऑफ मेटल प्लस x इंटू 35.5, लिख दो जल्दी से। तो x आ गया तुम्हारे पास 3, और 3 हमें समझ में आता है, ये एल्यूमिनियम वाली सीरीज होगी, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम देखो प्लस 3 Cl माइनस 1, तो ये AlCl3 बना देगा, जानते ना हम AlCl3, इस तरीके से हो सकता है। एक जनरल एग्जांपल मैंने लिया है केवल बताने के लिए कि जो एलिमेंट है उसके ऊपर वैलेंसी कितनी आ जाए 3, तो जरूर वो एल्यूमिनियम प्लस 3 होगा। एल्यूमिनियम होगा, बेरिलियम भी हो सकता है, बोरोन, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर +3 का चार्ज हो। हटा रहा हूं मैं इसे, ये लिख दो जल्दी से, सिंपल है, आगे बढ़ेंगे। तो यहां हमारा इक्विवेलेंट वेट जो है वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। आगे एक बार हेडिंग डालेंगे, आ जाओ हेडिंग डालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, हेडिंग डालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। अभी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है तो ध्यान देना, जिस तरीके से मोल्स जानते हैं ना, मोल्स, मोल्स क्या होता है मास अपॉन में मोलर मास, ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट के लिए लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, इट इज, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, इट इज डिफाइंड एज, तो इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट है ना, मैं इसे लिखता हूं ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं। ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास इन ग्राम अपॉन में, गिवन मास इन ग्राम अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, या इक्विवेलेंट मास भी बोल सकते हो, एक ही बात है, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट वेट जो होता है इसे हम जानते हैं मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर होता है। तो ध्यान देना, ये मैं आगे और लिख देता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, ध्यान देना गिवन मास, तो ये हो जाएगा गिवन मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट में लिख सकता हूं मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। क्लियर है चीज यहां तक? गिवन मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट मैंने लिख दिया मोलर मास बाई एन फैक्टर। अब क्या होगा,
ये n फैक्टर ऊपर आ जाएगा, और गिवन मास बाय मोलर मास हम जानते हैं क्या होता है, बता दो जल्दी से। सर गिवन मास बाय मोलर मास होता है मोल्स, और ये n फैक्टर ऊपर आ जाएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं इसे आगे, ध्यान देना, इसे मैं ऐसे और लिख देता हूं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और n फैक्टर ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ गया तुम्हारे पास n फैक्टर। तो मैं यहां लिख दूंगा सीधा, जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ये होता है मोल्स इनटू n फैक्टर, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला आया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख दो इसे 5 स्टार फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला है ये भी तुम लिख देना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा देना इसे, ये 3 स्टार है, लेकिन ये जो मैंने डिराइव किया है बाद में ये 5 स्टार फॉर्मूला है, याद हो जाना चाहिए। तो देखो जैसे हम मोल्स बोलते हैं ना, मोल्स क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास, ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, एक ही बात है। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपन में n फैक्टर मल्टीप्लाई में आ गया, तो मोल इंटू n फैक्टर, ये याद होना चाहिए। जब भी हमें ग्राम इक्विवेलेंट पूछेगा ना, हम क्या करेंगे, पहले मोल्स निकालेंगे और n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। n फैक्टर मैंने आपको पहले बता दिया है, एसिड के लिए जितने H+ दे पाएगा, बेस के लिए जितने OH- दे पाएगा, आयंस के लिए जितना उसके ऊपर चार्ज होगा, सोल्ट के लिए हमने बोला था जितना पॉजिटिव हो, टोटल पॉजिटिव देख लो या फिर टोटल नेगेटिव देख लो। अभी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, लिख दो जल्दी से। तो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा मोल इंटू n फैक्टर, याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से सभी, कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट, कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट। तो ध्यान दो, ग्राम इक्विवेलेंट जब भी पूछेगा सबसे पहले मोल्स निकालो। तो यहां पर अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं तो हमारे पास मोल्स बताओ, मोल्स कितने आ जाएंगे सर, 9.8 डिवाइड बाय 98 मोलर मास, 0.1 मोल, यही है। इसके लिए 0.1 मोल आ जाएगा। H2SO4 का मोलर मास तो आपको डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए। तो मैं ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिख दूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 0.1 इंटू n फैक्टर कितना है H2SO4 के लिए, बता दो जल्दी से। क्या रिएक्शन देके पूछ रहा है क्या, सर रिएक्शन तो नहीं दे रखी है। सीधा देखो H2SO4 जब पानी में जाएगा तो कितने H+ देगा सर, 2 H+ देगा, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 2, और यहां लिख देता हूं मैं ये n फैक्टर, और ये हो जाएगा मोल्स। मोल इंटू n फैक्टर हो जाता है इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 0.2, ये आंसर आ जाएगा, लिख दो जल्दी से। तो मोल इंटू n फैक्टर तुम्हारे पास ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 9 ग्राम H2C2O4, इसका नाम भी याद होना चाहिए आपको, इसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये याद हो जाना चाहिए, ऑक्जेलिक एसिड। अभी ध्यान दो, सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स, तो मोल्स बता दो जल्दी से। मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास कितना होता है, मुझे तो याद है कि 1 इसका होता है 90, बाकी देख लो तुम। 2 + 24, तो 24 + 2 26, 26 + 4 16 64, तो 26 + 64, 26 + 64, ये हो जाएगा 6 4 10 3 9, लिख दो 90 आ जाएगा, ये भी 90 है। और .2H2O लिख जाता है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेटेड जब बोल देते हैं तब उसका मोलर मास 126 होता है। मतलब ऐसे दिया होता H2C2O4 .2H2O दिया होता, ऐसे दिया होता, तब हम देखते हैं मोलर मास कितना हो जाता सर 90, तो इसका प्लस 2 × 18 36, तो 90 + 36 126 हो जाता। अभी सिंपल हमें ऑक्जेलिक एसिड दिया है तो हम वही लेके चल रहे हैं। अभी ध्यान देना, हमारे पास अगर मैं बात करता हूं तो यहां कितना हो जाएगा सर, ये 9 से 9 गया 0.1 मोल, यहां पर भी आ गया 0.1, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 0.1 इंटू H2CO4, जब पानी में जाएगा तो 2 H+ देगा, पहले भी पढ़ा हुआ है ऑक्जेलिक एसिड, इसका n फैक्टर है 2, तो ये हो जाएगा 0.2, लिख दो जल्दी से, ये है n फैक्टर, ऑक्जेलिक एसिड का n फैक्टर, बना लो इसे जल्दी से। और ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेटेड मेंशन करता तो हम मोलर मास इसका लेते हैं 126,
क्योंकि अभी तो उसने केवल ऑक्जेलिक एसिड बोला, इसलिए मैं 0.1 लेके मतलब 90 ग्राम लेके ही चल रहा हूं मोलर मास। बना लो इसे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 500 ml 0.5 मोलर BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो कुछ नहीं है, तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले तुम्हें निकालना है मोल्स। तो मुझे बताओ मोल्स क्या होते हैं। सर मोलरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है। मोलरिटी होती है मोल्स बाय वॉल्यूम, ऐसे होती है ना। मोलरिटी क्या होती है, N/V, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मुझे बताओ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, M इंटू वी। तो मैं N बराबर हो जाएगा M इंटू वी, यही हो जाएगा मोल्स बराबर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मैंने पहले भी बताया हुआ है। अभी ध्यान देना, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। लेकिन यह वॉल्यूम किस में है, ml में, तो पहले उसे लीटर में बदलेंगे। ये वाली चीज मैं अभी हटा दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए अब तो। मोलरिटी 0.5, वॉल्यूम 500 इंटू 10⁻⁻3, यही हो जाएगा। समझ में आता है, समझ में आता है ये। चलो ध्यान देंगे, देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.500, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 25 0.25 मोल्स। देख लो एक ही चीज है, यही आएगा, हो जाएगा ये। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 0.25 मोल्स आ जाएगा। मोल्स पता चल जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट बता दो। मोल्स पता लग गए तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू एन फैक्टर। बेरियम क्लोराइड का एन फैक्टर सोच के बताओ। सबसे पहले देखो, क्या ये एसिड है, क्या बेस है, क्या सोल्ट है। सर ये BaCl2 पानी में डालो खुद बताएगा, पानी में डाल दो खुद बता देगा। ये कैसे, देखो बेरियम मेटल है, पानी में जाएगा तो ये OH लेगा, तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। मतलब ये आया एसिड से और ये आया बेस से। एसिड और बेस से जब आएगा तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। तो BaCl2 दिया ना, अगर MgCl2 दिया होता तब भी तुम समझ जाते। देखो ऐसे समझो, इसको पानी में डालूंगा तो क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस, ये बनाएगा HCl। तो समझ में आएगा ये एसिड से आया है और ये बेस से आया है, खुद बता देगा। उसको पानी में डुबो दो, खुद बता देगा। तो ध्यान दो, ये भी सोल्ट है, ये भी सोल्ट है। सोल्ट का तुम्हें एन फैक्टर निकालना है तो या तो टोटल केटायन का चार्ज निकाल दो या टोटल अनायन का चार्ज निकाल दो, एक ही बात है। तो ध्यान देना 0.25 मोल्स इंटू एन फैक्टर। देखो जब मैं इसे ब्रेक करूंगा, बेरियम क्लोराइड को मैंने ब्रेक किया, तो ये जो जूती है ये इसके सिर पे आ जाएगा, इसकी जूती इसके सिर पे, ऐसे बोलते हैं अपन। जब ब्रेक किया तो ये 2 कहां जाएगा, इसके ऊपर। ये जो 1 है कहां जाएगा, इसके ऊपर। तो ध्यान दो, बेरियम के ऊपर +2 का चार्ज है, एक ही बेरियम है तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। या क्लोरीन के हिसाब से देख लो, एक क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है, तो कितनी क्लोरीन है यहाँ पर, सर 2 क्लोरीन है, तो -2 मतलब एन फैक्टर 2 हो जाएगा। दोनों केस में सेम है, चाहे तो तुम टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालो चाहे टोटल नेगेटिव चार्ज निकालो, एक ही बात है। ये कितना हो जाएगा, 25 × 50, तो ये हो जाएगा 0.50। लिख दो जल्दी से, इतने तुम्हारे पास ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। मोल इंटू एन फैक्टर बन जाएगा, ये बना लो इसे। तो हमने अभी तक जो समझा है क्लास में, अभी तक हमने जो समझा है, इक्विवेलेंट वेट पढ़ा। इक्विवेलेंट वेट के बाद हमने बात की ग्राम इक्विवेलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे मोल्स होता है ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट होता है, जैसे मोलरिटी होती है ऐसे ही नॉर्मेलिटी होती है। तो अगला हेडिंग वही है, लिख दो इसे जल्दी से। हमने ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ लिया। देखो समझो, मोलरिटी क्या होती है, सर मोल्स बाय वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी अभी हम पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। लिख दो जल्दी से, लिख दो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं मोल्स इनटू एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं मोल इनटू एन फैक्टर, ये लिख दो जल्दी से। और हेडिंग डालो, हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे नॉर्मलिटी। हेडिंग डाल लो नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी किस तरीके से डिफाइंड है, तो लिख देना इट इज डिफाइंड एज कैपिटल N होता है नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये लिख दो जल्दी से, ध्यान देना, इन लीटर।
नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये स्टार पॉइंट लगा देना इसे 3 स्टार, 3 स्टार। ये याद कैसे करना है? तो सर जैसे मोलरिटी हम जानते हैं, मोलरिटी होती है मोल्स बाय वॉल्यूम, ऐसे नॉर्मेलिटी होती है इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। बात एक ही है। आगे और देखो, इसको थोड़ा सा और मैं सोल्व करता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो चीज भी। आगे देखना, नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूं सर? मोल्स इनटू एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट को मैं लिख सकता हूं मोल्स इनटू एन फैक्टर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ये नीचे एज इट इज रहने दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ले लिया जाए, ऊपर मोल्स ले लिया जाए, तो मुझे बताओ क्या होता है? ये मोलरिटी होती है। तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इनटू एन फैक्टर भी होता है, ये याद होना चाहिए। ये तो भैया ये भी 5 स्टार है, 5 स्टार फॉर्मूला है, पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा। जब कभी भी हमें मोलरिटी पता है, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। मोलरिटी निकालना मैंने आपको हमेशा बता दिया है, मोलरिटी निकालना आपको पहले मैंने बता दिया है। एन फैक्टर भी हमने सीख लिया है, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर किया तो हमारे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। इसे लिख दो जल्दी से, इसे लिख दो, हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में, बना लो इसे। तो ध्यान देना, नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम को मैंने लिख दिया मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। चलो ये तो हो गया तुम्हारे पास। अभी और समझना, जो नॉर्मेलिटी होती है, समझना ध्यान से, और डाइल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। डाइल्यूशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो डाइल्यूशन के लिए जैसे हमने पहले M1V1 यूज किया था ना, ध्यान देना, फॉर डाइल्यूशन हमने जैसे M1V1 यूज किया था, अभी लिखना मत इसे, मैं हटाऊंगा। M1V1 बराबर M2V2, क्योंकि मोल्स बिफोर डाइल्यूशन मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन तो सेम रहेंगे, तो मोल्स इनिशियल मोल्स आफ्टर फाइनल, तो M1V1 बराबर M2V2, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है मोलरिटी में। तो ध्यान दो, जैसे मोलरिटी में ऐसे लिखते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी के लिए। तो याद नॉर्मेलिटी वाला करना, N1V1 इजिकल्स टू N2V2, इसे लगा देना 3 स्टार। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूशन के केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करना, हमेशा आंसर सही आएगा, हमेशा आंसर सही आएगा। लिख दो जल्दी से, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम बराबर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम सेकेंड टाइम्स, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। N1V1 बराबर N2V2, ये तो हो गया तुम्हारे पास डाइल्यूशन के लिए। फॉर मिक्सिंग की मैं बात करता हूं, मिक्सिंग, जब एक से ज्यादा कंपाउंड, जैसे मैंने बोला HCl, H2SO4, HNO3, 2-3 चीजें मिला दिया, अब उनके बारे में बता रहे हैं कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन में बताओ मोलरिटी बताओ, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की नॉर्मेलिटी बताओ। मोलरिटी वाली कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा था, वही केस यहां पर होने वाला है। क्वेश्चन मैं करवा दूंगा अभी इसके ऊपर एक, ध्यान देना। जैसे मिक्सिंग में हमने वहां पर पढ़ा था M फाइनल V फाइनल बराबर M1V1 प्लस M2V2, ऐसे यहां पर भी क्या चलेगा, यहां पर भी चलेगा N फाइनल V फाइनल इजिकल्स टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। इसे लगा देना 3 स्टार। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 फॉर्मूले जो आज हमने पढ़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, डाइल्यूशन के लिए N1V1 बराबर N2V2, मिक्सिंग कर देंगे एक से ज्यादा एसिड्स या कुछ बेस के बारे में, तो हम लिख देंगे N फाइनल V फाइनल बराबर N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहे हैं, या तो सारे एसिड्स होंगे या सारे ही बेस होंगे, तब ये फॉर्मूला लगाना। एक एसिड है एक बेस है, उसके लिए अपन आगे पढ़ेंगे, उनके बीच में तो रिएक्शन हो जाएंगी। अभी ये जो है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये कब अप्लाई करना, जब या तो सारे एसिड्स दे रखे हो या सारे के सारे ही बेस दे रखे हो। तो लिख दो जल्दी से, ये वाला फॉर्मूला तभी लगाना, ब्रैकेट में यहां लिख देना। क्या लिखेंगे सर, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब या तो सारे एसिड्स दे रखे हो या सारे के सारे बेस दे रखे हो। एक एसिड एक बेस में ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे, लिख दो हिंदी में, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब सारे एसिड्स हो या सारे बेस हो।
कुछ एसिड्स कुछ बेस हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वहां रिएक्शन हो जाएंगी, वो अपन आगे समझेंगे, उसके लिए कुछ दूसरी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इसे लिख दो जल्दी से, सारे एसिड्स हो या सारे बेस हो। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है सर? इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है सर? ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास मैंने लिख दिया मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर आ गया, वो हो गया मोल इनटू एन फैक्टर। तो याद रख लेना इक्विवेलेंट वेट कैसे, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे सर? मोल इनटू एन फैक्टर, याद हो जाएगा। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है सर मोल्स बाय वॉल्यूम। तो नॉर्मलिटी क्या होगी सर? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम, समझ में आता है। और नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ये भी बना लेना। और ये याद भी कैसे रहेगा? दो नॉर्मलिटी के केस में हम लेते हैं इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, और मोलरिटी के केस में हम लेते हैं मोल्स। तो दो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल्स इनटू एन फैक्टर बोल दो, या हम बोल दो नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, लिख दो जल्दी से। मिक्सिंग के लिए मतलब मिक्सिंग के लिए वाला फॉर्मूला, डाइल्यूशन के लिए वाला फॉर्मूला। एक क्वेश्चन और करते हैं नॉर्मलिटी के ऊपर, समझेंगे। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 250 ml 0.2 ग्राम NaOH। क्या दिया हुआ है सर? मास दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, नॉर्मलिटी पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको पहले से आता है तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करके बैठ जाओ। अब बाकी जनों को मैं समझा देता हूं। फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 250 ml 0.2 नॉर्मल NaOH। तो ध्यान देना, सबसे पहले हमें मास दिया है, वॉल्यूम दिया है ना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तुम क्या निकालो? मोल्स निकालो, मोल्स निकालो। मोल्स निकालने पर मोलरिटी आ जाएगी, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर किया तो नॉर्मलिटी आ जाएगी। ध्यान देना, यहां पर मैं बात करता हूं मोल्स। मोल्स कितने हैं सर? 0.2 डिवाइड बाई NaOH का मोलर मास कितना होता है सर? 40, ये मुझे तो पता है। 23 + 1 24 + 16 40 ग्राम तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/20 1/200 हो जाएगा। ये दो पॉइंट हटा, ऊपर से तो नीचे 0 आएगा, तो 2 से 200 टाइम्स कट जाएगा। मोल्स आ जाएंगे 1/200 मोल्स। मोलरिटी बताओ, मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो ध्यान देना, मोल्स तुम्हारे पास आ गए 1/200 डिवाइड बाई, ये तो ऊपर है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 250 ml, तो 250 इंटू 10⁻³ ये लीटर में बदलने के लिए। तो देखो मोलरिटी आ गई तुम्हारे पास, मोलरिटी आ गई तुम्हारे पास 1/200 इंटू 250, और ये जो 10⁻³ में ऊपर ले जाएंगे 1000 लिख देता हूं, चलेगा? समझ में आता है ये? देखो 1 2 3, तो 1 2 3 कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया तुम्हारे पास 1/50, ये तुम्हारे पास मोलरिटी आ गई। लिख दो 1/50 मोलरिटी तुम्हारे पास आंसर आ गया। 1/50 बोलो। अब ध्यान दो, नॉर्मलिटी की मैं बात करता हूं। नॉर्मलिटी होती है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, यही होता है। अभी हमने पढ़ा इससे पहले। अभी ध्यान दो, मोलरिटी है 1/50, NaOH का मोलर मास बताओ जल्दी से, सॉरी NaOH का एन फैक्टर बताओ। NaOH जब पानी में जाएगा तो कितने OH माइनस देगा सर? ये टूटेगा Na+, और OH माइनस में तो एक ही OH माइनस देगा। समझ में आता है ये सर? NaOH जो है एक ही OH माइनस देगा, उसका एन फैक्टर जो है 1 रहेगा। तो यही तुम्हारे पास 1/50 नॉर्मलिटी, ये आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो जब भी नॉर्मलिटी निकालनी हो, सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकाल के डिवाइड बाय वॉल्यूम करके मोलरिटी आ जाएगी। मोलरिटी इनटू एन फैक्टर किया तो हमारे पास नॉर्मलिटी आ जाएगी। अब चाहे 1/50 दिया रहे या ऐसे सॉल्व करके तुम्हारे पास इंटीजर वो जो पॉइंट में कुछ वैल्यू वो देख लेना, हो जाएगा। ये लिख दो जल्दी से, लिख दो, मैं इसे छोटा कर देता हूं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, नॉर्मलिटी पूछ रहा था, मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में लेंगे तो मोलरिटी आ गई। मोलरिटी निकालने के बाद एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो नॉर्मलिटी आ जाएगी। लिख दो जल्दी से। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। 10 ml 1 नॉर्मल HCl 20 ml N/2 H2SO4
and 30 ml N/3 HNO3 are mixed together and volume made to 1 liter. Find normality of H plus in resulting solution. क्या बोला है? नॉर्मलिटी, वो दिक्कत नहीं है। इसने क्या किया है सर? इसने सारे ही एसिड्स दो, 1 2 3 तीन एसिड्स को मिला दिया। क्या बेस मिलाया? क्या नहीं। तो हम जो अभी हमने बात की थी इससे पहले, मिक्सिंग वाला फॉर्मूला N1V1 प्लस N2V3 प्लस N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान देना, फॉर मिक्सिंग मैं डायरेक्टली लिख दूं, फॉर मिक्सिंग डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं N फाइनल V फाइनल इज इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, लिख सकते हैं जल्दी से। तो आ जाओ जल्दी से। सर नॉर्मलिटी, फाइनल H प्लस की नॉर्मलिटी तो पूछ रहा है, ठीक है, उसे N मान लेते हैं, इनटू फाइनल वॉल्यूम उसने क्या बोला है सर? जब तीनों को मिला दिया तो उसने बोला 10 ml 20 ml और 30 ml, तीनों जो है टोटल कितना हो गया? 60 ml हो गया। फाइनल वॉल्यूम तो 60 ml लेना चाहिए था, लेकिन उसने आगे कुछ और बोल दिया। देखो, टुगेदर मिक्स एंड वॉल्यूम मेड टू 1 लीटर। तो अब तुम्हारे पास डाउट आएगा, सर 60 ml लेंगे कि 1 लीटर 1000 ml लेंगे? क्या लेंगे? या कुछ बच्चे तो ऐसा भी कर देंगे कि 1000 ml प्लस 60 1060 ml ले लेंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज समझो, क्या बोल रहा है? इन तीनों को मिक्स कर दिया और वॉल्यूम जो है मेड टू 1 लीटर, मतलब पहले जो तीनों को मिक्स किया तो 60 ml का सॉल्यूशन हो गया था, उसमें तुमने 940 ml वाटर और मिला दिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइनली क्या हो गया? 1 लीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फाइनल वॉल्यूम हो गया हमारे पास 1 लीटर, मतलब 1000 ml। कोई दिक्कत है इसमें? अगर वो ये नहीं बोलता, ये वाली चीज नहीं बोलता है, जैसे वॉल्यूम मेड टू 1 लीटर, ये ऐसा नहीं बोलता, वो सिंपल बोलता है इन तीनों को मिक्स कर दिया और नॉर्मलिटी बताओ। तो हम जहां ये जो 1000 ले ना, इसकी जगह क्या लेते? 10 प्लस 20 प्लस 30, टोटल 60 ml यहाँ पर लेते हैं। हो जाएगा ये? चलो आगे देखते हैं। तो अभी तो इसने हमें क्या दिया हुआ है? इसने बोला है कि वॉल्यूम मेड टू 1 लीटर, मैंने 1000 ml ले लिया, समझ में आता है? इधर मैंने वॉल्यूम ml में लिया है, क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि इधर भी सब वॉल्यूम में ml में लूंगा, तो मेरा वो ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा, दिक्कत नहीं रहेगी। ऐसा मत कर देना, इधर तो लीटर में ले लिया, इधर ml में ले लिया, फिर आंसर गलत आएगा। आंसर तब गलत आएगा, सभी एक ही यूनिट में लेना है, चाहो तो सारे लीटर में लो, चाहे सारे ml में लो। अभी ml में कैलकुलेशन करना इजी लग रहा है तो मैं इसे 1000 ml लेके चल रहा हूँ। N1 कितना है? 1, वॉल्यूम कितना है? 10 ml, प्लस N2 कितना है? N/2, मतलब 1/2। N/2 मतलब क्या है? वो 1/2 नॉर्मल, तो 1/2 इंटू वॉल्यूम है तुम्हारे पास 20, N3, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/3 इंटू 30 ml, ये हो जाएगा। N इंटू 1000 बराबर, अभी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर उसने कुछ भी तुमसे, यहां पर उसने नॉर्मलिटी ही पूछा है ना, इसलिए हम एन फैक्टर का कुछ लेना देना ही नहीं कर रहे, सिंपल फाइनल नॉर्मलिटी निकाल देना। अगर वो तुमसे मोलरिटी पूछता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का H प्लस, मोलरिटी बताओ, तो तुम क्या कर दोगे? रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो तुम्हारे पास नॉर्मलिटी आई है, डिवाइड बाय एन फैक्टर कर देना, तो मोलरिटी आ जाएगी। समझ में आता ना? नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? नॉर्मलिटी अपॉन में एन फैक्टर हो जाएगा। तो वही है, अगर रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी आ गई, डिवाइड बाय एन फैक्टर कर दोगे तो मोलरिटी भी आ जाएगी। इसने तो अभी केवल नॉर्मलिटी पूछा है। तो मैं आ जाता हूं इसी पे क्वेश्चन पे, सोल्व करो इसे जल्दी से। सर ये भी गया 10 बार, ये भी गया 10 बार, तो 10 10 30 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं n हो जाएगा तुम्हारे पास, 1 0 से 1 0 गया, 3/100, 3/100 तुम्हारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन। फाइनल H प्लस की नॉर्मलिटी लिख दो जल्दी से। जो H प्लस है उसकी नॉर्मलिटी तुम्हारे पास आ जाएगी 3/100 नॉर्मल, हो जाएगा ये, लिख दो जल्दी से। अगर तुमसे यहां मोलरिटी पूछता, अगर तुमसे यहां मोलरिटी पूछता तो कुछ नहीं करते, इसमें डिवाइड बाय एन फैक्टर कर दो। अच्छा, डिवाइड बाय एन फैक्टर किसका करोगे? लेकिन सर ये तो सभी इंडिविजुअल है, नहीं कर पाएंगे सॉल्यूशन में, इंडिविजुअल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह तो सभी एक का एन फैक्टर 1 है, दूसरे का 2 है, किसी का एक एन फैक्टर, नहीं ऐसा नहीं कर पाएंगे। अभी तो हमने तो समझो, अगर नॉर्मलिटी तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी तो हमने निकाल दी,
अगर वो तुमसे मोलरिटी पूछेगा ना तो मोलरिटी ऐसे नहीं पूछ पाएगा, मोलरिटी ऐसे नहीं पूछ पाएगा। मोलरिटी तुमसे क्या करेगा, वो इंडिविजुअल HCl की पूछेगा, Cl माइनस की पूछेगा, तो उसका एन फैक्टर हमें पता है। इस तरीके से इंडिविजुअल पूछ पाएगा, ऐसे सभी का साथ में नहीं पूछेगा। ये तो लिख दो जल्दी से, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। इसमें तो सिंपल हमने क्या किया, तीन एसिड्स मिला दिए, तीन एसिड्स मिलाने के बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन में H प्लस की नॉर्मलिटी पूछ रहा है। H प्लस की नॉर्मलिटी हमने देख लिया, N फाइनल V फाइनल बराबर N1V1 प्लस N2V3 N2V2 प्लस N3V3। यहां से सोल्व किया, नॉर्मलिटी आ गई। ये नॉर्मलिटी किसकी है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में H प्लस की, बना लो जल्दी से, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में H प्लस की नॉर्मलिटी है, हो जाएगा ये। अगर मैं फिर बता देता हूं, चलो मैं बता देता हूं, अगर मान लो तुमसे क्लोरीन की नॉर्मलिटी पूछ रहा होता, क्लोरीन की, तो क्लोरीन के लिए कैसे करते हैं सर, क्लोरीन की नॉर्मलिटी देखो N1V1, ये हो गया क्लोरीन के लिए, है ना। क्या और कहीं से क्लोरीन आ रहा है क्या सर, नहीं आ रहा, केवल यहीं से आ रहा है। तो क्लोरीन की नॉर्मलिटी इंटू उसका वॉल्यूम N1V1 हो गया। फाइनली फाइनल मुझे नॉर्मलिटी चाहिए क्लोरीन की, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर, मतलब 1000 ml। तो यहां से अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं ना, तो क्लोरीन के लिए कैसे निकाल देता, मैं ऐसे निकाल देता, N1V1 बराबर N2V2 ऐसे निकाल देता, यहीं से आंसर आ जाता। क्योंकि मिक्सिंग तो केवल H प्लस की हो रही है, Cl माइनस का तो केवल डाइल्यूशन हो रहा है, समझ में आता है। अगर कोई तुमसे इस पूरे सॉल्यूशन में Cl माइनस की नॉर्मलिटी पूछे, वैसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन बनाया है किस लिए गया, H प्लस की नॉर्मलिटी निकालने के लिए, क्योंकि मिक्सिंग हो रही है। लेकिन अगर केवल Cl की बात करता, तो फिर बता दे रहा हूं, ध्यान देना, Cl माइनस जो है कहीं और जगह से आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो Cl माइनस के लिए केवल क्या होगा, नॉर्मलिटी N1 इंटू वॉल्यूम 10 ml। तो मैं यहां लिख दूंगा सीधा 1 इंटू 10 ml। फाइनल नॉर्मलिटी मुझे निकालनी है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर, मतलब 1000 ml। ये हो गया तुम्हारे पास 1000, 10 से 10 कैंसिल आउट, N2 आ जाएगा तुम्हारे पास 1/100 नॉर्मल। ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा Cl माइनस की फाइनल नॉर्मलिटी। अगर कोई पूछे तो, वैसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन जो बनाया वो H प्लस की नॉर्मलिटी के लिए ही पूछा है, हो जाएगा ये। तो आज हमने जो पहले पढ़ा है, आज हमने जो पढ़ा है वो तो बहुत इजी चीजें हमने पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है, फिर से रिवाइज कर ही लेते हैं। चलो, हमने सबसे पहले बात की सर इक्विवेलेंट के ऊपर एक क्वेश्चन की, मेटल क्लोराइड वाला, वो आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि मेटल की वैलेंसी ही उसका एन फैक्टर होती है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। फिर हमने एक और देखा ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है सर, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास लिख सकते हैं मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। तो ग्राम इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोल्स इनटू एन फैक्टर, हो जाएगा। नॉर्मलिटी पढ़ी, तो नॉर्मलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जैसे मोलरिटी होती है मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। समझ में आता है ये। मिक्सिंग के लिए अगर बात करते हैं तो एन फाइनल वी फाइनल बराबर N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3। डाइल्यूशन कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने बात की Cl का केवल डाइल्यूशन ही हो रहा था, पानी जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, क्या Cl के कहीं और जगह से मोल्स आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो केवल उसका तो डाइल्यूशन हो रहा है। तो उस केस में हम लगा देंगे N1V1 बराबर N2V2। चूंकि H प्लस बहुत जगह से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी, तो हमने वो मिक्सिंग वाली बात कर दी, मिक्सिंग कर रहे हैं, तो मिक्सिंग कर रहे हैं तो N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 कर देंगे। आई होप कि यहां तक का जो मैंने आपको पढ़ाया है पूरा अच्छे से क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी टॉपिक को और अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल्स के साथ मिलते हैं। इसे रिवाइज करके रखना, एन फैक्टर अच्छे से पढ़ के रखना। जय भारत।